एक बार फिर से आपका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक डिस्कस किए गए टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे होंगे और साथ में अपना सिनॉप्सिस भी तैयार करते हुए चल रहे होंगे। आज के डिस्कशन का टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। आज के डिस्कशन के माध्यम से आपको यह समझना है कि किस प्रकार वायुमंडलीय दाब मौसम में होने वाले परिवर्तन का एक कारण है। लेकिन उसे समझने के पहले अगर इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में, यानी टॉपिक को अगर बिगिन करना हो, क्वेश्चन में स्पष्ट ना हो, तो आप वायुमंडलीय दाब को परिभाषित करेंगे, यानी यह स्पष्ट करेंगे कि वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या है। और इसे स्पष्ट करते समय वायुमंडलीय दाब और जलवाष्प दाब के अंतर संबंधों को भी स्पष्ट करना होगा। जो मेन टॉपिक है जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करते हैं, यानी फैक्टर्स डिटरमिनिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करने वाले कारकों में पहले इंट्रोडक्शन के लेवल पर ही आपको एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के प्रभाव को स्पष्ट कर देना है। उसके बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वह है तापमान, यानी तापमान और वायुमंडलीय दाब के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए यह बताना है कि किस प्रकार तापमान में होने वाले परिवर्तन के साथ वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होता है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तापमान और वायुमंडलीय दाब के अंतर संबंधों को स्पष्ट करें। या प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि किस प्रकार से तापमान वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करता है। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वह पृथ्वी की घूर्णन, यानी तापमान के अलावा वो और कौन कौन से कारक हैं जो वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसमें पृथ्वी की घूर्णन के प्रभाव को सम्मिलित करना है। इन सभी कारकों में जिस कारक का प्रभाव सबसे कम है वह है जल वाष्प की मात्रा। तो यदि मान लीजिए प्रश्न आता है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं या वायुमंडलीय दाब पर टिप्पणी करें, तो उसमें अगर किसी कारक को आप सिर्फ मेंशन करके छोड़ सकते हैं तो वह है जल वाष्प की मात्रा। क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब पर क्वेश्चन आएगा तो बिगिनिंग तो यहाँ से होगा, कंक्लूजन के रूप में प्रेशर बेल्ट पे ले जाकर कंक्लूड करना है। तो कहीं ना कहीं वायुमंडलीय दाब को स्पष्ट करते समय आपको दाब में होने वाले परिवर्तन का किस प्रकार से दाब कटिबंध यानी प्रेशर बेल्ट से वायु दाब कटिबंध से संबंध है, इसे भी यहाँ समझाना रहेगा। आप कह सकते हैं कि वैसे कारक जो वायु दाब में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में आपको प्रेशर बेल्ट को भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारकों को स्पष्ट करते हुए दाब कटिबंध यानी वायु दाब कटिबंध से इसके अंतर संबंधों को भी बताएं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर बेल्ट दोनों को मेंशन करके भी प्रश्न किया जा सकता है। अंततः जब आप निष्कर्ष पे आएंगे तो यहाँ ये समझाना है कि वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारकों के कारण या कारकों के प्रभाव से जो पृथ्वी की सतह पर प्रेशर बेल्ट डेवलप हुए हैं उनका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्या संबंध है या मौसम में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है। यानी कंक्लूजन के रूप में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक बनता है वह है एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इस वायुमंडलीय परिसंचरण का मौसम में परिवर्तन से क्या संबंध है। ये आने वाले टॉपिक को भी आधार बनाकर आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। उसके अलावा पृथ्वी की सतह पर वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण वायु दाब में किस प्रकार के स्थानिक और कालिक विभिन्नता देखने को मिलते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसे भी आप कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन, जहाँ तक विशिष्ट प्रश्न की बात है तो एक क्वेश्चन बना कि
वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न बना वायु दाब कटिबंध पर टिप्पणी करें। तीसरा प्रश्न बना वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करने वाले कारकों को स्पष्ट करते हुए यह भी बताएं कि इसका वायु दाब कटिबंध से क्या संबंध है। टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेगा तापमान और वायुमंडलीय दाब के अंतर संबंधों को स्पष्ट करें। तो चलिए इस फ्रेमिंग को यानी इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर ही आपको टॉपिक को समझना है और अपनी समझ को अगर आधार बनाकर आप अपना नोट्स भी बनाते हैं तो इसी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर बनाना है। एक एक करके अरेंज करेंगे तो ऐसे में जो क्वेश्चन आएगा सीधे आप जाकर उसका जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आने के पहले यह समझना है कि आखिरकार प्रेशर का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। अब सोचिए हमें दाब की जगह पर वायुमंडलीय दाब का अध्ययन करना है। तो यदि प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहेंगे। यानी इन दोनों के शाब्दिक अर्थ को अगर आप स्पष्ट कर दें तो ये भी क्लियर हो जाता है कि वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या है। अब ध्यान दीजिए वायुमंडल में जो गैस हैं वह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। इन सभी गैसों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इसमें किसको कांस्टेंट मान लिया गया, इस इकाई क्षेत्र को, यूनिट एरिया को। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी इकाई क्षेत्र में जैसे जैसे अगर प्रेशर फोर्स बढ़ता जाएगा दाब क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। एक कॉमन एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि एक इकाई क्षेत्र में अगर लोगों की संख्या बढ़ती जाए तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व यानी जन दबाव बढ़ता जाएगा। तो अगर एरिया को हम फिक्स मान लेते हैं और उसे फिक्स मानने के बाद यह सोचते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या या जन दबाव में परिवर्तन कैसे होगा, तो बहुत ही आसान जवाब है कि जनसंख्या में यानी लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि के कारण जहाँ इकाई क्षेत्र में जन दबाव बढ़ता जाएगा, वैसे ही अगर किसी क्षेत्र से लोग कहीं और किसी दूसरे क्षेत्र में पलायन करते हैं तो वैसे में उस क्षेत्र में लोगों की जब संख्या कम होने लगेगी तो जनसंख्या का दबाव भी क्या होगा, कम होगा। ठीक उसी प्रकार से इकाई क्षेत्र में अगर जो वायुमंडल में उपस्थित गैस है उन गैसों की अगर सघनता, संख्या की जगह यहाँ पर डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं क्योंकि हम गैस की काउंटिंग तो नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि जब इकाई क्षेत्र में गैसों की सघनता बढ़ती जाएगी तो वायु दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो चूंकि भूगोल में आप गैसों की सघनता की जगह ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं वायु की सघनता, क्योंकि गैसों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। तो अब सोचिए अगर आप ये लिखते हैं गैसों के समांगी मिश्रण को, तो इसे लिखने के लिए आपको 4 शब्दों का कम से कम यूज करना हो, गैसों के समांगी मिश्रण। लेकिन इसकी जगह आप सिर्फ यह लिख देते हैं वायु। तो इसका मतलब ही है कि आप गैसों के समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वायु दाब का गैसों की सघनता से सीधा संबंध होता है। अब सोचिए कि जैसे जैसे गैसों की सघनता या वायु की सघनता बढ़ती जाती है, वायु की सघनता बढ़ती जाती है, वायु दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। बस एक यही कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखकर आपको इस टॉपिक को समझना है। यानी क्या ध्यान में रखना है कि वायु दाब का वायु की सघनता से सीधा संबंध होता है। और इतना ही एक वर्ड जो है, यह एक कॉन्सेप्ट जो है आपको सारे पूरे टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। अब उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में कभी भी
वायु का आरोहण होता है। इस वर्ड से आप पहले से परिचित हैं, यानी वायु कहाँ जा रही है? सघन से विरल वायुमंडल की ओर जा रही है। तो वायु का आरोहण होने पर जिस क्षेत्र से वायु सघन से विरल वायुमंडल की ओर जाएगी, वहाँ सतह पर वायु की सघनता कम होने लगेगी, यानी वायु के आरोहण से वायु की सघनता में कमी आती है, और वायु की सघनता में कमी आने पर वायु दाब में भी कमी आएगी। तो कुल मिलाकर देखिए, यदि दुनिया के किसी भी कोने में यदि वायु का आरोहण हो रहा है तो निश्चित ही वहाँ निम्न वायुदाब का विकास होगा। अगर सतह से वायु क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में जा रही है, यानी जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। तो यदि सतह से वायु का आरोहण क्षोभ सीमा तक होता है तो कहीं ना कहीं क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में वायु की सघनता में वृद्धि होगी, यानी यहाँ वायु की सघनता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जब वायु की सघनता में वृद्धि होगी तो वायु की सघनता में वृद्धि होने पर प्रेशर क्या होगा? वायु दाब में भी वृद्धि होगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? यदि सतह से वायु का आरोहण होने पर वायु की सघनता में कमी आने के कारण वायु दाब में कमी आती है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परत में वायु की सघनता बढ़ने के कारण वहाँ वायु दाब में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यदि सतह पर निम्न वायु दाब का विकास होगा तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में उच्च वायु दाब का विकास होगा। अब ध्यान दीजिए, वहीं दूसरी तरफ यदि आप दूसरी तरफ वायु के अवरोहण को देखते हैं, यानी इसका जस्ट रिवर्स, प्रोसेस को जस्ट रिवर्स कर दीजिए। एक बार एक टॉपिक समझ गए तो उसके बाद दूसरे प्रोसेस के द्वारा आप इसको रिवाइज कीजिए कि अगर वायु का आरोहण होने की बजाय वायु का क्या हो? अवरोहण हो, तो सीधी सी बात है कि जब वायु क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों से सतह की ओर आएगी, यानी विरल वायुमंडल से सघन वायुमंडल की ओर आएगी, तो वायु का अवरोहण होने के कारण वायु की सघनता में वृद्धि होगी। जब वायु की सघनता में वृद्धि होगी तो उच्च वायुदाब का विकास होगा, यानी सतह पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ इस उच्च वायुदाब की तुलना में क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में निम्न वायुदाब का विकास होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये तीन शब्द जो हैं, यानी आरोहण, सघनता में आने वाली कमी और लो प्रेशर, निम्न वायुदाब, इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए प्रभाव क्या है? दाब में आने वाली कमी। तो पृथ्वी की सतह पर जहाँ कहीं भी निम्न वायुदाब का केंद्र होगा या निम्न वायुदाब का विकास होगा, वहाँ निश्चित ही वायु का आरोहण होगा, क्योंकि हम प्रभाव को देखकर ही कारण बताते हैं। तो यदि प्रेशर कम है तो उसका कारण वायु का आरोहण है, यदि प्रेशर अधिक है तो उसका कारण वायु का अवरोहण। इसी प्रकार ये तीन वर्ड कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, अवरोहण, सघनता में होने वाली वृद्धि और हाई प्रेशर। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है? यदि सतह पर निम्न वायुदाब का विकास होगा तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परत में उच्च वायुदाब का विकास होगा, यदि सतह पर उच्च वायुदाब का विकास होगा तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परत में निम्न वायुदाब का विकास होगा। अब यह ध्यान दीजिएगा, हमेशा ट्रांसफर या मूवमेंट या स्थानांतरण अधिक से कम की ओर होता है। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि यदि कहीं उच्च वायुदाब है और किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब है, तो ऐसी स्थिति में वायु का प्रवाह किधर होगा? तो कहेंगे सीधी सी बात है, अधिक से कम की ओर। तो इससे अगर आधार बनाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि यदि सतह पर लो प्रेशर, निम्न वायुदाब है, तो इससे दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उच्च वायुदाब होगा। यदि उच्च वायुदाब के केंद्र से दूर जाएंगे तो दाब कम होने लगेगा,
तो कहीं ना कहीं निम्न वायुदाब होगा। अब सोचिए, यदि निम्न वायुदाब के केंद्र से अगर हम दूर चले जाएं तो ऐसे ही कहीं ना कहीं उच्च वायुदाब होगा। मैं सिर्फ अभी टॉपिक में आपको इंटर कराने के पहले, यानी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले, टॉपिक के जो फंडामेंटल्स हैं, जो हम अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, एक बेसिक साइंस की अगर समझ होगी या आप ऑब्जर्वेटिव होंगे तो भी आप उस बेसिक आधार पर आप पहले टॉपिक के नेचर के साथ टॉपिक का जो अपना फंडामेंटल्स है उसको अगर क्लियर कर लेते हैं तो जैसे हम लोग वायुमंडलीय दाब पर विचार करेंगे तो पहले से ही आपके पास आपकी अपनी समझ होगी जिसके आधार पर आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अब आपके पास फंडामेंटल लेवल पर इतनी समझ होगी कि सतह पर अगर लो प्रेशर तो ऊपर हाई प्रेशर, सतह पे हाई प्रेशर तो ऊपर लो प्रेशर, सतह पे लो प्रेशर तो ऊपर हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर तो ऊपर लो प्रेशर। अब ये आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या यहाँ पहले निम्न वायुदाब का विकास होगा या वायु का आरोहण होगा, तो कहेंगे नहीं, वायु के आरोहण के कारण ही तो निम्न वायुदाब का विकास होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वायु का अवरोहण होगा तभी तो उच्च वायुदाब का विकास होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वायु का आरोहण होगा और यहाँ अवरोहण होगा। तो यदि कहा जाए तो इस जगह पे वायु का आरोहण और दूसरी जगह यहाँ वायु का अवरोहण होता है। अब समझिए, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो ऐसी स्थिति में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेंगी। अब आप कहेंगे कि फिर यहाँ निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर हवाएं क्यों चल रही हैं? तो ये हवाएं नहीं है, वायु तरंग है, पहली बात। दूसरी तरफ अगर आपसे कहा जाए तो ये जो निम्न वायुदाब है, यह निम्न वायुदाब इसकी तुलना में निम्न वायुदाब नहीं है, बल्कि यहाँ सतह पर जो उच्च वायुदाब बना है उसकी तुलना में। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप यह सोचते हैं कि तापमान अधिक है तो पहले यह भी साथ में देख लीजिए किसकी तुलना में अधिक है, किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर यह कहते हैं वायुदाब कम है या वायुदाब अधिक है तो किसकी तुलना में वायुदाब कम है, किसकी तुलना में वायुदाब अधिक है। तो इस आधार पर अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं ना कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर अगर आते हैं तो यहाँ पर ये इसकी तुलना में ये उच्च वायुदाब है और निम्न वायुदाब है। क्षैतिज तल पर उच्च और निम्न वायुदाब का विकास हो रहा है। जैसे यह उच्च वायुदाब इसकी तुलना में है तो हवा किधर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से ऐसे निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। यहाँ उच्च वायुदाब है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब सोचिए, यदि आपसे कहा जाए कि यह जो वायु का चक्रीय प्रवाह हो रहा है, उस चक्रीय प्रवाह के आधार पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहाँ कहीं पर भी उच्च वायुदाब होगा वहाँ पहले क्या होगा? तो पहले वहाँ वायु का अवरोहण होगा। उसके बाद क्या होगा? तो कहेंगे वायु का अवरोहण होने के बाद वहाँ उच्च वायुदाब का विकास होगा। उसके बाद क्या होगा? तो हवाएं यहाँ से क्या कर रही हैं? उच्च वायुदाब के केंद्र से चल रही हैं, उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर जा रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? यहाँ वायु का अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, वायु का अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ एयर। और वहीं अगर आप क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में जा रहे हैं तो अगर यहाँ निम्न वायुदाब है तो यहाँ क्या हो रहा है? वायु का अभिसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर, यानी हवाएं आकर यहाँ मिल रही हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि यदि सतह पर वायु का अपसरण होता है तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में वायु का अभिसरण होगा। ठीक उसी प्रकार यदि सतह पर वायु का अभिसरण होता है तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परत में अपसरण होगा। यानी क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या होगा? तो पहले वायु का आरोहण होगा, उसके बाद क्या होगा? तो वायु की सघनता में कमी आएगी। वायु की सघनता में अगर कमी आएगी तो उसके बाद क्या होगा? तो प्रेशर तो कम हो रहा है तो लो प्रेशर बनेगा,
जो पहले आप जानते हैं। तो पहले आरोहण होगा, फिर लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद क्या होगा, तो वायु का अभिसरण होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, तो क्या समझा आपने कि नीचे अगर अभिसरण हो रहा है तो ऊपर क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अब आगे बढ़ना है। यानी आगे बढ़ने के पहले इतनी बातों को कंक्लूड कर लीजिए कि पृथ्वी की सतह पर कहीं भी किसी भी समय यदि वायु का आरोहण होता है तो वहाँ वायु की सघनता में कमी आने के कारण लो प्रेशर बनेगा और क्षोभ मंडल के ऊपर की परत में हाई प्रेशर बनेगा। जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ आरोहण के साथ वायु का अभिसरण होता है और ऊपर की परतों में वायु का अपसरण होता है। जहाँ हाई प्रेशर बनता है वहाँ पहले वायु का आरोहण होता है और वायु की सघनता में वृद्धि होने के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है और उसी उच्च वायुदाब के केंद्र से जो हवाएं चलती हैं यानी वायु का अपसरण होता है, तो ऊपर में अभिसरण होगा। ये लाइन ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद देखिए, अगर इसको एक रियल इमेज के द्वारा समझेंगे तो देखिए यहाँ पर हवाएं किधर जा रही हैं, ऊपर जा रही है। पहले आरोहण हुआ, आरोहण होने के बाद हवाएं किधर आ रही हैं, ऐसे बाहर डाइवर्ज कर रही हैं, अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस। तो ऊपर में क्या बन गया, हाई प्रेशर, और नीचे में लो प्रेशर। लो प्रेशर के कारण देखिए हवाएं यहाँ आ रही है, कन्वर्ज कर रही हैं ऐसे, और यहीं दूसरी तरफ जो हवाएं यहाँ से चल रही हैं वो ऐसे कन्वर्ज की, इधर से हवाएं आ रही हैं। ऊपर में अगर अभिसरण हो रहा है तो देखिए यहाँ वायु का अवरोहण हो रहा है, यहाँ सघनता में वृद्धि हो रही है, तो हाई प्रेशर बना, और हाई प्रेशर के बनने के साथ इसी उच्च वायुदाब केंद्र से वायु का अपसरण हो रहा है। तो रियल इमेज में यानी कहीं सतह पर हवा नीचे बैठ रही है तो कुछ ऐसे होगा, और सतह से हवा ऊपर जाएगी तो कुछ ऐसे ही होगा। अब इसे ही हमें समझना है कि आखिरकार ये वायु दाब में परिवर्तन क्यों हो रहा है, कहीं से वायु का आरोहण और कहीं वायु का अवरोहण क्यों हो रहा है, वायु दाब में परिवर्तन के कारण क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करते हैं। लेकिन वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करने वाले कारकों को समझने के पहले यह अगर भूमिका के रूप में देखा जाए तो दो बातें यहाँ स्पष्ट है कि एक तरफ आपको वायु दाब और दूसरी तरफ जलवाष्प दाब, इनके डिफरेंस को या इनके मीनिंग को समझ लेना है। तो जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को ही वायुदाब कहते हैं। इसलिए वायु दाब का वायु की सघनता से सीधा संबंध होता है, और अगर हम इसे ध्यान में रखकर वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को समझें तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि वायुदाब में अगर हम सतह से ऊपर की ओर जाते हैं यानी ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु की सघनता में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होने के कारण वायुमंडल विरल होने लगता है, जिससे वायुदाब में भी कमी आएगी। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होने के कारण ही जब वायु की सघनता में कमी आती है तो वायुदाब भी कम होता है। इसलिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ वायुमंडल विरल होता है वहाँ का वायुदाब कम होता है। ये तो एक फैक्टर हुआ। अब दूसरी तरफ ध्यान दीजिए कि यदि हम, जैसा कि अभी हमने आपको स्पष्ट किया कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इन सभी गैसों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इन गैसों में जो जलवाष्प है उस जलवाष्प के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को जलवाष्प दाब कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कहाँ उपस्थित, तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों में जलवाष्प के द्वारा
जो दाब लगता है उसे जलवाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ये समझिए, यदि केवल जलवाष्प के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को जलवाष्प दाब कहते हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जलवाष्प दाब का यानी वेपर प्रेशर का या जलवाष्प दाब का वायुमंडलीय आर्द्रता या विशिष्ट आर्द्रता से सीधा संबंध होगा। जैसे जैसे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जलवाष्प दाब में भी वृद्धि होगी। जैसा कि वायुमंडलीय आर्द्रता के टॉपिक को डिस्कस करते समय मैंने आपको यह बताया था कि वायुमंडल एक निश्चित तापमान पर प्रति 1000 ग्राम में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही वायु की विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, और विशिष्ट आर्द्रता का अगर जलवाष्प की मात्रा से सीधा संबंध है तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर यदि तापमान में कमी आने के कारण विशिष्ट आर्द्रता में कमी आएगी तो जलवाष्प दाब में भी कमी आएगी। इसी प्रकार समुद्र के तट से दूर जाने पर यदि जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी तो विशिष्ट आर्द्रता के साथ साथ जलवाष्प दाब में कमी आएगी। यदि गर्मी के समय जलवाष्प की मात्रा ठंड की अपेक्षा अधिक होगी तो जलवाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जा रही है तो जलवाष्प दाब भी कम होगा। तो सोचिए, वो सभी फैक्टर जो वायुमंडलीय आर्द्रता को निर्धारित करते हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जलवाष्प दाब को भी निर्धारित करेंगे। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए वेपर प्रेशर पर टिप्पणी लिखने के लिए, तो पहले जलवाष्प दाब किसे कहते हैं परिभाषित कर दीजिए, फिर जलवाष्प दाब का वायुमंडलीय आर्द्रता से सीधा संबंध होता है, इस आधार पर आप फिर उस किस टॉपिक से इसको जोड़ दीजिए, वायुमंडलीय आर्द्रता से, और फिर वहाँ बताइए कि वायुमंडलीय आर्द्रता का संबंध चूंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया और जल के स्रोत से है, इसलिए वहाँ से आप इस टॉपिक को चाहें तो इलैबोरेट कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक के अंतर संबंधों को समझते जाएंगे तो आंसर लिखने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आप देखिए, अगर इस फैक्टर को हम आगे लेकर चलते हैं और पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जलवाष्प दाब में, यानी यह समझिए पहले कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, इनमें नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के एटम का भार अगर 14 ग्राम होता है तो दोनों का मिला दें जो 28 ग्राम, ऑक्सीजन का अगर 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ऑर्गन का लगभग 38 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 32 + 12 44 ग्राम अगर भार है, तो यहाँ देखिए जलवाष्प 16 + 2 18 ग्राम। अब यहाँ समझिएगा, वायुमंडल में उपस्थित अन्य अस्थायी गैसों की अपेक्षा, यानी क्या कहेंगे, अन्य अस्थायी गैसों की अपेक्षा जलवाष्प हल्की गैस है। इन पर आपको ध्यान नहीं देना, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया। सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट क्या इंपॉर्टेंट है कि अन्य स्थायी गैसों की अपेक्षा अगर जलवाष्प हल्की गैस है तो इमेजिन कीजिए कि अगर जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाए और वायुमंडल में अन्य स्थायी गैसों की मात्रा कम होती जाए तो भारी गैस की अपेक्षा अगर हल्की गैस की मात्रा बढ़ेगी तो उस क्षेत्र में वायु दाब क्या होगा, कम होने लगेगा। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि वायु दाब को दो फैक्टर निर्धारित कर रहा है अभी तक जो समझ में आना चाहिए। एक तो वायु दाब का संबंध किससे हो गया, वायुमंडल में गैसों की सघनता, या दूसरे शब्दों में कहेंगे वायुमंडलीय परत की मोटाई। वायुमंडलीय परत की मोटाई। अब ध्यान दीजिए, और दूसरा फैक्टर है जल वाष्प की मात्रा।
यानी अगर समान तल हो, जहां वायुमंडलीय परत की मोटाई सभी जगह एक समान हो, यानी ये वायुमंडलीय परत की मोटाई सभी जगह क्या है, एक समान है। सपोज कीजिए समतल मैदान है और इस समतल मैदान पर अगर आप जैसे जैसे, अगर ये तट है, इसे जल की सतह मान लीजिए, अगर ये तट है, तो जैसे जैसे आप समतल मैदान पर तट से दूर जा रहे हैं और तट से दूर जाने पर अगर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है तो हल्की गैस की मात्रा क्या होगी, हल्की गैस की मात्रा कम होगी। और हल्की गैस की मात्रा जब कम होगी तो कहीं ना कहीं जलवाष्प दाब में कमी आएगी और जलवाष्प दाब में कमी आएगी और वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, भारी गैस की मात्रा बढ़ने के कारण वायु दाब में वृद्धि होगी। अब समझिए यहाँ पर कि यदि हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और अगर जल वाष्प की मात्रा में कमी आती है तो उससे वायुमंडल में उपस्थित हल्की गैस की मात्रा के कम होने के साथ जो अन्य स्थायी गैस है, भारी गैस, उसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो जहाँ एक तरफ वायु दाब बढ़ेगा वहीं दूसरी तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होने से जलवाष्प दाब में कमी आएगी। तो इस आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि जलवाष्प दाब का वायु दाब से इन्वर्स रिलेशन है। जलवाष्प दाब अगर वायु दाब अधिक हो रहा है तो जलवाष्प दाब कम होगा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला के साथ कि यदि जलवाष्प दाब का वायु दाब से इन्वर्स रिलेशन कब होगा, जब समान तल होगा। समान तल पर जलवाष्प दाब का वायु दाब से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि आप भारत के उत्तरी मैदान में एक समतल मैदान में बंगाल की खाड़ी से दूर जा रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से होते हुए आप राजस्थान के मैदान तक पहुंच रहे हैं, जहां पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आप कहेंगे जलवाष्प दाब कम होता जाएगा और जैसे जैसे वायु शुष्क होगी भारी गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, वायु दाब बढ़ता जाएगा। यानी इस आधार पर कह सकते हैं कि समान तल पर आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु, यानी जिसमें जलवाष्प की मात्रा कम है, शुष्क वायु के द्वारा लगने वाला वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो एक फैक्टर भी हमने आपको बता दिया, जैसा कि अभी आपने देखा था कि वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारकों में जलवाष्प की मात्रा भी एक महत्वपूर्ण एक कारक है, जिसके कारण भी वायु दाब में परिवर्तन हो सकता है। अब इतनी बातों को अगर आप अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो आप एक तरह से आपके पास एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक आंसर तैयार हो गया कि अगर कोई पूछे वायु दाब, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, तो पहले तो ये बताएंगे कि वायुमंडल में उपस्थित भार युक्त गैसों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को ही वायु दाब कहते हैं। और उसके बाद क्या कहेंगे, चूँकि समुद्र की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडल में गैसों की सघनता में कमी आती है, इसलिए वायु दाब में भी कमी आती है। और इस आधार पर आपने क्या किया, इस आधार पर आपने एक फैक्टर की बात कर दी, एल्टीट्यूड की बात कर दी कि अगर ये समुद्र की सतह है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये वायुमंडल की ऊपर की परत है, तो जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से मैदानी क्षेत्र से पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं तो वायुमंडलीय परत की मोटाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एल्टीट्यूड का प्रभाव वायु दाब पर क्या पड़ा, तो आप कहेंगे ना एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय परत की मोटाई कम होने के कारण वायु दाब में भी कमी आती है। और उसके बाद क्या कह सकते हैं, इसलिए ही समुद्र की सतह पर
यानी सी लेवल पर समस्त वायुमंडलीय परतों के द्वारा, इंटायर एटमॉस्फेरिक लेयर के द्वारा पड़ने वाला दाब जो है वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर अगर वायु दाब से आप क्या समझते हैं इस पर आपको स्पष्ट करना है। तो वायु दाब को परिभाषित करने के साथ ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को उदाहरण के तौर पे जहां आप लिखेंगे तो वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारकों में एल्टीट्यूड का वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे भी आपने स्पष्ट कर दिया। अब उसके बाद अब प्रश्न उठता है कि वायु दाब पर, जलवाष्प दाब को आप अभी भूल जाइए, जलवाष्प दाब की बात आगे फिर करेंगे कि अब वायु दाब में अगर हम क्षैतिज तल पर चलते हैं, यानी एक ही तल पर एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वायु दाब में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखिए कि क्षैतिज तल पर भी वायु दाब में स्थानिक विभिन्नता देखने को मिलती है, स्पेशियल वेरिएशन। अब ध्यान दीजिए, स्थानिक विभिन्नता यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर कहीं हमें वायु दाब में वृद्धि तो कहीं वायु दाब में होने वाली कमी का अगर एहसास होता है तो कहेंगे ना कि केवल ऊर्ध्वाधर तल पर ही वायु दाब में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि क्षैतिज तल पर भी वायु दाब में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि यदि अगर हम किसी स्थान पर हैं और वहाँ हाई प्रेशर है, यानी 1000 मिलीबार वहाँ का प्रेशर है। अब जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं प्रेशर कम होता जा रहा है और इस केंद्र से किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वायु दाब में कमी का एहसास हो रहा है। अगर यहाँ 1000 मिलीबार प्रेशर है, इससे आगे बढ़ें और देखा 996 मिलीबार प्रेशर है, इससे आगे बढ़ें देखा 992 मिलीबार प्रेशर है, इससे आगे बढ़े देखा 988 मिलीबार प्रेशर है। यानी आप कैसे इसको, इस डायग्राम को समझकर लैंग्वेज दे सकते हैं कि उच्च वायुदाब के केंद्र निम्न वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। यानी जब आप उच्च वायुदाब के केंद्र से बाहर की ओर जाइएगा तो वायुदाब में कमी आ रही है और किसी भी दिशा में जा रहे हैं वायुदाब में समान दर से कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जब उस समान वायुदाब के क्षेत्र को मिलाइएगा तो वो समदाब रेखा कैसे हो जाएगी, वृत्ताकार जैसी होगी और ये केंद्र क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब का। अब इस उच्च वायुदाब के केंद्र से अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं पर निम्न वायुदाब का केंद्र हमें मिल जा रहा है, यानी अगर वहाँ जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो लगभग 800 मिलीबार है, इसके बाहर देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो 804 मिलीबार है, इससे बाहर देख रहे हैं तो प्रेशर 808 मिलीबार है। तो आप सोचिए कि यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि निम्न वायुदाब का केंद्र किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि निम्न वायुदाब के केंद्र उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है। अब सोचिए कि निम्न वायुदाब के केंद्र से फिर से हम कहीं दूर जा रहे हैं और ये पा रहे हैं कि उच्च वायुदाब का केंद्र मिल गया, क्योंकि बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और फिर से 1000 मिलीबार पे पहुंच गए। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं क्षैतिज तल पर और क्षैतिज तल पर आगे बढ़कर पहुँचे तो कहीं हमें फिर से निम्न वायुदाब का केंद्र मिल गया 800 मिलीबार। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से अगर हम बढ़ते हुए आ रहे हैं और 1000 से आगे बढ़ रहे हैं इस जगह पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ आने पर 1000 से होते होते हो सकता है यहाँ 900 मिलीबार प्रेशर हो, तभी तो 900 से इधर आएंगे तो 800, 900 से इधर जाएंगे तो 800 मिलीबार हो गया। अब सोचिए दो उच्च वायुदाब और दो निम्न वायुदाब के मध्य स्थित समदाब क्षेत्र को यहाँ समान दाब हो गया, कॉल कहते हैं। आप कहेंगे कि इस प्रकार की बातें मैं यहाँ क्यों आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, भूमिका बनानी है, तो भूमिका बनाने में आपने क्या कहा, पहले वायुदाब को परिभाषित कर दिया, उसके शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट कर दिया,
उससे अपने आप एक रास्ता मिला कि वायु दाब का वायु की सघनता से सीधा संबंध होता है। फिर उस लाइन से आगे फिर आपको एक लाइन मिल गया, इसलिए आपने बता दिया कि समुद्र की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु की सघनता में कमी आने के साथ वायु दाब में कमी आती है। और फिर आपने ये भी कह दिया इसलिए समुद्र की सतह पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्षैतिज तल पर फिर क्या होता है? तो कहेंगे ऊर्ध्वाधर तल के साथ क्षैतिज तल में भी, क्षैतिज तल पर भी वायु दाब में स्थानिक विभिन्नता देखने को मिलती है। तो भाई देखने को मिलती है, आप ये बोल दिए तो आपकी बात को कोई कैसे मानेगा? तो आपको उदाहरण देना होगा। तो आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए जैसे क्षैतिज तल पर जाने पर कहीं उच्च वायुदाब तो कहीं निम्न वायुदाब का विकास होता है, तो ऐसा भी नहीं है, दो उच्च वायुदाब और दो निम्न वायुदाब के बीच में एक समदाब के क्षेत्र का भी विकास होता है। यानी क्षैतिज तल पर वायुदाब के वितरण में स्थानिक विभिन्नता ही नहीं है, बल्कि कई बार जगह पर स्थानिक विभिन्नता के साथ जटिलताएं भी देखने को मिलती है। आप कहेंगे जटिलताओं से क्या मतलब है यहाँ पर? तो देखिए अगले स्टेप को ध्यान दीजिएगा, जटिलताएं कैसे हैं। तो दो वर्ड है, एक है द्रोणी ट्रफ और दूसरा वर्ड है, द्रोणी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे, द्रोणी कहें या गर्त कहें, इसको द्रोणी कहें तो इसे कहते हैं द्रोणी को ट्रफ या इसे गर्त भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ कटक रिज। अब ध्यान दीजिएगा, द्रोणी गर्त या TROUGH ट्रफ, इनको अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझिएगा कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर उच्च वायुदाब है और 1000 मिलीबार वायुदाब है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 996 मिलीबार वायुदाब है। अब सोचिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर 996 अगर ओवरऑल कहा जाए तो इस जगह पे 996 वायुदाब होना चाहिए। अगर ये 1000 मिलीबार है तो यहाँ होना चाहिए वायुदाब 996 मिलीबार के बराबर। लेकिन यदि इस उच्च वायुदाब का विस्तार इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र में हो जा रहा है, ध्यान दीजिए, जहाँ होना चाहिए 996 मिलीबार, यदि वहाँ पर 1000 मिलीबार वायुदाब है तो इसका मतलब कि उच्च वायुदाब का विस्तार निम्न वायुदाब के क्षेत्र में हो गया। जब इस प्रकार की स्थानिक विभिन्नता या वायुदाब की विशेषताएं देखने को मिलती है तो इसे कहते हैं कटक रिज। तो अगर कोई कहे कि कटक का मतलब क्या है तो सिंपल भाषा में समझिए कि यह अगर उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और इधर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है तो उच्च वायुदाब ने किसके क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया? निम्न वायुदाब के क्षेत्र में, तो ये कटक है। तो एक लाइन में आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि जब उच्च वायुदाब का विस्तार निम्न वायुदाब के क्षेत्र में हो जाता है तो उसे कटक कहते हैं। जब इसे समझ गए तो कंडीशन को रिवर्स कर दीजिए। उसकी जगह अगर आपसे कहा जाए कि जहाँ पर अगर सेंटर में सोचिए 800 मिलीबार वायुदाब है, 800 मिलीबार वायुदाब है। अब यहाँ 800 मिलीबार के बाद अगर हम बाहर की ओर जा रहे हैं और वायुदाब 804 मिलीबार है, यानी वायुदाब में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ होना चाहिए 800 मिलीबार वायुदाब, लेकिन अगर यहाँ वायुदाब कितना है, यहाँ होना चाहिए 804 मिलीबार वायुदाब, लेकिन यहाँ वायुदाब कितना है 800 मिलीबार। तो जहाँ होना चाहिए 804 वहाँ पर अगर 800 मिलीबार वायुदाब है तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि निम्न वायुदाब का विस्तार किधर हो गया? निम्न वायुदाब का विस्तार उच्च वायुदाब के क्षेत्र में हो गया है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे कहते हैं द्रोणी। तो उल्टा कर दीजिए इसी इमेज को कि यह है लो प्रेशर और इधर उच्च वायुदाब का क्षेत्र हाई प्रेशर।
तो क्या बन गया, द्रोणी। तो अब सोचिए, इतनी बातों को अगर आप समझ गए हैं तो इसको कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि क्षैतिज तल पर वायु दाब के वितरण में केवल स्थानिक विभिन्नता ही नहीं बल्कि जटिलताएं भी देखने को मिलती है। आप कोई कहेगा भाई कैसे, तो कहेंगे कहीं उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब का विकास होता है, तो कहीं दो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के मध्य समदाब के क्षेत्र विकसित हो जाती है, अर्थात कॉल का विकास होता है। वहीं उच्च वायुदाब का विस्तार निम्न वायुदाब के क्षेत्र में होने पर कटक और निम्न वायुदाब का विस्तार उच्च वायुदाब के क्षेत्र में होने पर द्रोणी का विकास होता है। तो आपने किस स्टेटमेंट को यहाँ क्लियर कर दिया, द्रोणी कटक के द्वारा, कि वायुदाब के वितरण में जटिलताएं देखने को मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि क्षैतिज तल पर वायुदाब के वितरण में जटिलताएं देखने को जो मिलती हैं वह क्यों है। तो हमें क्या बताना होगा, प्रभाव को हमने देखा, परिवर्तन को देखा, अब हमें कारण खोजना है। तो कारण खोजने के लिए वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारकों को एक एक करके हमें स्पष्ट करना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 कारकों को स्पष्ट करने के पहले ये समझ लीजिए कि आपने पहले एक कारक की बात कर दी है, एल्टीट्यूड की, कि अगर यहाँ पर ये समुद्र की सतह है, सी लेवल है, और इस सी लेवल पर वायुदाब हाइयर एयर प्रेशर है, सर्वाधिक वायुदाब है, और जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाते हैं तो वहाँ पर देखिए कि वायुमंडल में, जहाँ वायुमंडल विरल है, वहाँ वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसा अभी हमने डायग्राम बनाया वैसे आप क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऐसे अधिक ऊंचाई में जाएंगे, वायुमंडलीय परत की मोटाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसलिए समुद्र की सतह पर जहाँ उच्च वायुदाब, वहीं वायुमंडल की ऊपर की परतों में या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का विकास होता है। तो इस डायग्राम को, इस प्रकार के डायग्राम को आप कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन के लेवल पर ही बता सकते हैं कि ऊंचाई एल्टीट्यूड का वायुदाब में परिवर्तन से क्या संबंध है, यानी एल्टीट्यूड के साथ वायुदाब में परिवर्तन कैसे होता है। अब जो डिस्कशन का टॉपिक है कि इस पर अन्य कारकों की अगर हम बात करें तो ये भी अभी डिस्कस किया गया, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो अगर प्रश्न आता है वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन करें, तो वाटर वेपर को सबसे बाद में लिखना है। हाँ, अगर वाटर वेपर पर क्वेश्चन आ गया, वाटर वेपर पर आधारित करके ये प्रश्न आ गया, जल वाष्प दाब कि वेपर प्रेशर पर ही टिप्पणी लिखें, तो पहले जल वाष्प दाब के मीनिंग को स्पष्ट कर दीजिए। कैसे स्पष्ट करेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में जलवाष्प के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को जलवाष्प दाब कहते हैं। फिर उसके बाद ये पॉइंट लिख दीजिए कि जलवाष्प दाब का मीनिंग लिखने के बाद जलवाष्प दाब का वायुमंडलीय आर्द्रता से सीधा संबंध होता है। और फिर उसके बाद ये बताइए कि जलवाष्प दाब का वायुदाब से इन्वर्स रिलेशन होता है। कब? जब समान तल की बात करते हैं, समान तल पर। और इन दोनों को स्पष्ट करने के बाद आप उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि कैसे वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी आने के साथ जलवाष्प दाब में कमी आती है। इसका एग्जाम्पल दीजिए अलग अलग क्षेत्र के संदर्भ में, और कैसे समान तल पर जब जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है तो वायुदाब बढ़ता जाता है। तो सोचिए, ऐसा अगर आप जो अब तक हमने एक्सप्लेन किया था उसमें अगर मान लीजिए इन केस आपको 150 वर्ड्स में लिखने के लिए कह भी दिया जाता है तो इसका आंसर लिखना आपके लिए आसान है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सिनॉप्सिस का मतलब यही हुआ कि अगर आपने सिनॉप्सिस बना दिया तो अपने आप में आंसर क्लियर हो रहा है कि जलवाष्प दाब का वायुमंडलीय आर्द्रता से सीधा संबंध होता है, वाक्य बन गया। और फिर उसके बाद आपने स्पष्ट कर दिया, इसका स्पष्टीकरण यहाँ, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा आपने अपने आंसर को समझा दिया। हाँ, फैक्टर की बात करेंगे तो इसे अभी नहीं महत्व देना है, बल्कि उसकी जगह हमें किस पर विचार करना है, तापमान का। यानी एक प्रश्न यहाँ क्या बनेगा कि तापमान और वायुदाब
के अंतर संबंधों को स्पष्ट करें। अर्थात प्रश्न क्या बन सकता है कि किस प्रकार तापमान वायु दाब को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है या कारक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तापमान कारण है और वायु दाब क्या है, प्रभाव है। तो अब यहाँ समझना है कि शांत वायुमंडल में जब डायबिटिक प्रक्रिया के द्वारा तापमान में परिवर्तन होता है, तब वायु दाब और तापमान में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, पहले इसे स्पष्ट कर देना है। उसके बाद आपको यह भी बताना है कि एडियाबेटिक प्रक्रिया के समय वायु दाब में परिवर्तन कैसे होता है। यानी इस आंसर को दो पार्ट में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पार्ट में डायबिटिक प्रक्रिया के समय तापमान में परिवर्तन के साथ वायु दाब में परिवर्तन कैसे होता है, और दूसरे पार्ट में एडियाबेटिक प्रक्रिया के समय वायु दाब में परिवर्तन के साथ वायु दाब में परिवर्तन क्यों होता है, क्या इसका तापमान से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप समझिए, इस पार्ट को समझने के लिए पहला पार्ट क्या है, डायबिटिक प्रक्रिया के समय। तो ये ध्यान रखना है हम किस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, शांत वायुमंडल की, जहां ना वायु का आरोहण होता है ना ही वायु का अवरोहण होता है। अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर शांत वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होती है तो सीधी सी बात है, तापमान के बढ़ने पर क्या होगा, वायु गर्म होगी। तो तापमान में वृद्धि के कारण जब वायु गर्म होगी तो वायु के गर्म होने पर क्या होगा, तो वायु के गर्म होने पर वायु का आयतन बढ़ेगा, फैला होगा, क्योंकि जैसे वायु गर्म होगी तो उसका एक्सपेंशन होगा। तो वायु के गर्म होने पर वायु के आयतन में वृद्धि होगी, और वायु के आयतन में वृद्धि होने पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा। इसे लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं वायु हल्की हो जाती है, गर्म वायु हल्की होती है। तो सही मायने में क्या है कि जब तापमान के बढ़ने पर वायु गर्म होती है और उसका आयतन बढ़ेगा तो इकाई क्षेत्र में गैसों के द्वारा लगने वाला दाब या बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं वायु हल्की होती है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर आप समझ गए कि तापमान में वृद्धि के साथ वायु के गर्म होने पर वायु के आयतन में वृद्धि के कारण वायु दाब में कमी आती है, तो जस्ट रिवर्स कंडीशन बता सकते हैं। इसका मतलब कि तापमान में कमी आने पर वायु के ठंडा होने के कारण वायु का संकुचन होता है, यानी उसके आयतन में क्या होता है, कमी आती है। और जब वायु का संकुचन होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ मतलब क्या है, आम आदमी की भाषा में, सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि वायु भारी होती है तो वायु दाब बढ़ने लगता है। तो सोचिए, शांत वायुमंडल में डायबिटिक प्रक्रिया के समय जब वायु दाब का तापमान से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है तो तापमान में बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी क्यों आती है और तापमान के घटने के साथ वायु दाब में वृद्धि क्यों होती है, उसे स्पष्ट कर देते हैं। तो आपने यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार तापमान वायु दाब को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अब अगर हमें यह बताना हो कि एडियाबेटिक प्रक्रिया के समय किस प्रकार वायु दाब में परिवर्तन होता है, तो इसे अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि एडियाबेटिक प्रक्रिया के समय
एडियाबेटिक प्रोसेस के समय जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप भी कॉपी में लिखिएगा कि वायु का अगर आरोहण होगा, एक प्रक्रिया का संबंध किससे? वायु का कि आरोहण से, या क्या हो सकता है? वायु का अवरोहण हो सकता है। चाहे वायु का आरोहण हो या वायु का अवरोहण हो। अब सोचिए, जब वायु का आरोहण होगा यानी वायु सतह से किधर जाएगी? सघन वायुमंडल से विरल वायुमंडल की ओर जाएगी, तो निश्चित ही वायु का प्रसरण होगा। तो अगर वायु का प्रसरण होगा, एक्सपेंशन होगा, तो वायु के एक्सपेंशन के कारण, प्रसरण के कारण एक तरफ एडियाबेटिक शीतलन के द्वारा तापमान में कमी आएगी, और दूसरी तरफ आयतन बढ़ रहा है, वायु का प्रसरण हो रहा है, तो आयतन बढ़ने के कारण, प्रसरण के कारण प्रेशर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब यहाँ समझना आपके लिए यह आवश्यक है कि यहाँ जो तापमान में कमी आ रही है और साथ में वायु दाब में कमी आ रही है, अगर ये दोनों ही प्रभाव है तो इसका कारण वायु का प्रसरण है, एक्सपेंशन ऑफ एयर। यानी यहाँ वायु दाब में होने वाले परिवर्तन का प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशन तापमान से नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि वायु का अवरोहण होगा और अवरोहण के समय वायु विरल से सघन वायुमंडल की ओर आएगी, तो वायु का क्या होगा? वायु का संकुचन होगा। जब वायु का संकुचन होगा तो जहाँ एक तरफ एडियाबेटिक ऊष्मन के द्वारा तापमान में वृद्धि होगी, वहीं संकुचन होने के कारण प्रेशर भी बढ़ेगा। तो सोचिए, आंसर जब लिखना हो तो एक को समझा दिए तो दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दूसरे को कहेंगे जबकि ठीक इसके विपरीत वायु का अवरोहण होने के कारण तापमान में वृद्धि के साथ साथ वायु तापमान और वायु दाब दोनों में वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, तापमान और वायु दाब के अंतर संबंधों को स्पष्ट करने के क्रम में आपने यह समझा कि वायु दाब में होने वाले परिवर्तन का संबंध केवल तापमान से नहीं है, बल्कि वायु के आरोहण या अवरोहण के कारण जो प्रसरण या संकुचन की प्रक्रिया होती है उससे भी वायु दाब में परिवर्तन होता है। ये तो एक प्रश्न हुआ कि अगर क्वेश्चन करता है कि तापमान वायु दाब के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए, तो आपने पहले अंतर संबंध को स्पष्ट करते समय ये भी तो समझाना होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल वायु दाब में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के कारण ही होता है, अन्य फैक्टर भी वायु दाब में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अब सोचिए, इस साइंस को, इस प्रभाव और कारण को अगर आप भूगोल में यानी पृथ्वी की सतह पर अप्लाई करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में देखते हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि पृथ्वी की सतह पर वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारकों में क्या केवल तापमान ही एक महत्वपूर्ण कारक है या अन्य कारक भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेशर बेल्ट के पहले आप इसे समझिए कि यदि पृथ्वी की सतह पर 0 डिग्री विषुवत रेखीय क्षेत्र से 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ यानी इक्वेटर से पोल की ओर अगर हम जाते हैं, तो जब इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो औसत तापमान में क्या होगी? कमी आएगी। जब औसत तापमान में कमी आएगी तो वायु क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। ठंडी होने के कारण वायु क्या होगी? भारी होती जाएगी। भारी होने के कारण क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर तापमान में कमी के साथ वायु दाब में वृद्धि होने के कारण जहां विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब कटिबंध का विकास होना चाहिए, वहीं ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायु दाब के क्षेत्र का विकास होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि तापमान वायु दाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता
तो इस पृथ्वी की सतह पर एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और दूसरा ध्रुवीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र का विकास होता है। यानी पृथ्वी की सतह पर 3 तापीय जनित वायुदाब कटिबंध का विकास होता है। 3 तापीय जनित वायुदाब कटिबंध का विकास होता है। तो आप सोचिए कि क्या यहाँ कह रहे हैं कि यदि तापमान वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तो इस पृथ्वी की सतह पर एक तो विषुवत रेखा के पास और दूसरा ध्रुवीय क्षेत्र के पास उच्च वायुदाब का विकास होता है। आप सोचिए कि वास्तव में क्या है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर देखेंगे तो पृथ्वी की सतह पर 3 वायुदाब कटिबंध की जगह 7 वायुदाब कटिबंध का विकास हुआ है, जिसमें देखिए ये जो फर्स्ट यानी विषुवत रेखा के पास जिस निम्न वायुदाब के क्षेत्र का विकास होता है उसे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध कहते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जैसे आप 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं, यानी 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ के पास पहुंचते हैं तो यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी का विकास होता है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी भी कहते हैं, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो दोनों गोलार्ध में अगर आप जाएंगे तो ऐसे आपको हाई प्रेशर का बेल्ट मिलेगा। अब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से जब आप ध्रुवों की ओर मूव करेंगे और उपध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो फिर से यहाँ निम्न वायुदाब कटिबंध का निम्न वायुदाब की पेटी मिलेगी, जिसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध भी कहते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। और जब ये दोनों गोलार्ध में इस प्रकार के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध मिलेंगे, जब आप ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो यहाँ जिस उच्च वायुदाब के क्षेत्र का विकास होता है उसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सब आप जब वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारकों पर उत्तर लिखेंगे और तापमान वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक है या नहीं है, इस पर विचार करते समय जब आप इस प्रेशर बेल्ट को दिखाएंगे डायग्राम में, तो ये सब एयर के सर्कुलेशन को नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको प्रेशर बेल्ट दिखाना है। जब आप प्रेशर बेल्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो यह पाएंगे कि पृथ्वी की सतह पर 3 तापीय जनित वायुदाब कटिबंध की जगह, यानी 3 थर्मली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट की जगह 1 2 3 4 5 6 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों का विकास हुआ है। इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि यदि तापमान वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तो पृथ्वी की सतह पर 3 तापीय जनित वायुदाब कटिबंध का विकास होता, जबकि वास्तव में पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों का विकास होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तापमान के अतिरिक्त अन्य कारक भी वायुदाब को निर्धारित करते हैं। अगर एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई उदाहरण दीजिए और उदाहरण के द्वारा बताइए कि हम क्यों दूसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रेशर बेल्ट में यह बात तो समझ में आ जा रही है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का विकास क्यों हुआ और ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास क्यों हुआ, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो बाकी प्रेशर बेल्ट है यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध का कैसे विकास हुआ है। तो इसे स्पष्ट करने के लिए ही हमें अदर फैक्टर्स पर विचार करना होगा, यानी प्रेशर बेल्ट का डायग्राम बनाएंगे तो प्रेशर बेल्ट का डायग्राम बनाते समय एक डायग्राम ऐसे हैंड ड्रॉन डायग्राम की बात करें तो एक जगह ऐसे लो प्रेशर
और एक जगह हाई प्रेशर की अगर बात कर रहे हैं, तो ये कब कह रहे हैं कि ऐसा कब होता है, जब केवल तापमान वायुदाब को निर्धारित करने वाला कारक होता है। उसकी जगह पर आपने क्या किया, आप ऐसे कहेंगे कि इक्वेटर से अगर हम पोल क्यों जा रहे हैं, तो पहले लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, इसी प्रकार इधर हाई, फिर लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट। और यहाँ डिग्री के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप 0 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, या यहाँ पर 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, तो यहाँ पर नाम भी लिख दीजिएगा कि विस्तृत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध, उपोष कटिबंधीय उच्च वायुदाब कटिबंध, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध और ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। और इसको लिखने के बाद फिर दूसरे फैक्टर पर आ जाएगा, यानी अर्थ के रोटेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन के कारण वायुदाब में परिवर्तन होता है। इस पॉइंट को यहाँ स्पष्ट करना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यदि 0 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ की बात करें, तो ध्यान दीजिए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के कारण, यानी तापमान यहाँ क्या है, अधिक तापमान के कारण वायु क्या होगी, गर्म होती है। जब वायु गर्म होगी तो गर्म होने के कारण हल्की होगी और संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होगा। तो कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होता है। और जब गर्म वायु का आरोहण होता है तो वायुदाब में क्या होती है, कमी आती है। तो अब सोचिए कि आपने क्या कहा कि पहले विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान बढ़ता है और वायु गर्म होती है। तो जब वायु का आरोहण होगा तो वायु की सघनता में कमी आएगी और वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप होगा। यदि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करती तो 3 ही प्रेशर बेल्ट का विकास होता है। आप कहेंगे कैसे? अगर तापमान के प्रभाव की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्र में, कहाँ की बात कर रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्र की। तो ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी वायु, यानी क्यों ठंडी वायु हो रही है, तो तापमान कम होने के कारण ठंडी वायु का आरोहण होने पर वायुदाब में वृद्धि होती है। ये तापमान के कम होने पर ठंडी वायु का आरोहण होने से वायुदाब में वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। अब सोचिए कि यहाँ उच्च वायुदाब, ऊपर में निम्न वायुदाब, यहाँ पर भी निम्न वायुदाब। तो जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि यदि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करती तो इस उच्च वायुदाब के केंद्र से हवाएं किधर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर चलती। इस उच्च वायुदाब के केंद्र से हवाएं किधर चलती, निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलती। वैसे इस उच्च वायुदाब के केंद्र से इस विषुवत रेखीय क्षेत्र निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलती। और इस पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा और ध्रुव के मध्य में वायु का चक्रीय प्रवाह होने के कारण एक एक कोशिका का विकास होता, यानी एक एक सेल बन जाता। लेकिन वास्तव में क्या है, अर्थ के रोटेशन के कारण जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग में, सर्कुलर मार्ग में रोटेट करता है तो उसके रोटेशन के कारण केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से कहीं ना कहीं अन्य प्रेशर बेल्ट का विकास होता है। आप कहेंगे कैसे होता है, तो सोचिए, जब वायु विषुवत रेखा से गर्म होकर ऊपर जाएगी तो सघन से विरल वायुमंडल की ओर जा रही है, इसका एक्सपेंशन होगा,
ये वायु ठंडी होगी, भारी भी होगी। अब यही वायु विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जा रही है, कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर जा रही है, तो ये वायु और ठंडी होगी। जब ये वायु इधर जाती है, ठंडी होती जाती है, तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायु का अवरोहण होता है। तो यहाँ आपने क्या समझा? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ की बात कर रहे हैं? सबसे पहले कहाँ? तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या हो रहा है? तो वायु का अवरोहण हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से। तो कह सकते हैं ना कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण जो अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उस अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से वायु का अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से वायु का अवरोहण होता है। तो आप सोचिए कि अगर अभिकेंद्रीय बल के कारण वायु का अवरोहण होगा तो वायुदाब में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास क्यों होता है, तो क्या जवाब देंगे? वायु का अवरोहण। तो कहेंगे कहीं पर भी उच्च वायुदाब का विकास होगा तो वायु के अवरोहण के कारण ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या स्पष्ट करना है कि वायु का अवरोहण क्यों होता है? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से यहाँ वायु का अवरोहण होता है। तो सोचिए, अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करती तो इस उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु का अवरोहण नहीं हो पाता, और जब वायु का अवरोहण ही नहीं होता तो यहाँ उच्च वायुदाब का विकास नहीं होता है। अब देखिए, इसके प्रभाव को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से वायु गर्म होकर जो ऊपर जा रही है, उसी का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? अवरोहण हो रहा है। और इसके अवरोहण होने के कारण वायु की सघनता में जो वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास हो रहा है, यहाँ उच्च वायुदाब का विकास हो रहा है, और यहाँ जो वायु का आरोहण हो रहा है, यहाँ निम्न वायुदाब का विकास हो रहा है। हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो यहाँ से हवाएं इधर भी जाएगी विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर। अब ध्यान दीजिए, ध्रुवीय क्षेत्र में कहाँ की बात की जा रही है? ध्रुवीय क्षेत्र में। और ध्रुवीय क्षेत्र में वायु का क्या हो रहा है? अवरोहण हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर अत्यंत कम तापमान होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में वायु का अवरोहण होता है, जिससे उच्च वायुदाब का विकास होता है। अब सोचिए कि यदि ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ उच्च वायुदाब का विकास होता है, इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वायुदाब में क्या होगी? कमी आएगी। इसी प्रकार उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो वायुदाब में क्या होगी? कमी आएगी। तो 30 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में इन दोनों की तुलना में वायुदाब क्या रहेगा? कम रहेगा उपध्रुवीय क्षेत्र में। ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव कैसे हो गया कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के मध्य में स्थित जो उपध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ का वायुदाब इन दोनों की तुलना में कम रहेगा, और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो ऐसे में जो ध्रुवीय क्षेत्र से हवाएं चलेंगी वो कैसी होंगी? ठंडी वायु होंगी। ठंडी वायु। और जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हवाएं इस उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलेंगी वो कैसी वायु होंगी? तो कहेंगे ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली वायु की तुलना में गर्म वायु होगी। अब सोचिए, और ऑब्जर्व करना है आपको, कहाँ की बात कर रहे हैं? तो उपध्रुवीय क्षेत्र की। क्या हो रहा है? तो ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी वायु और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आने वाली गर्म वायु का पहले क्या हो रहा है? यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है, हवाएं आकर मिल रही हैं। गर्म वायु कैसी वायु होगी? हल्की वायु होगी। ठंडी वायु कैसी होगी? भारी होगी। तो हल्की वायु सतह से ऊपर की ओर जाएगी। तो जब हल्की वायु यानी गर्म वायु का क्या होगा? आरोहण होगा। तो वायु का आरोहण होने पर यहाँ पर
वायु दाब में क्या होगी, कमी आएगी। तो यहाँ जो वायु का आरोहण हो रहा है वहाँ पहले वायु का अभिसरण होगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्लेस को हमने फिक्स कर दिया, उपध्रुवीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो उपध्रुवीय क्षेत्र में जब गर्म और ठंडी वायु का अभिसरण होने के बाद हल्की वायु का आरोहण होता है तो वायु दाब में कमी आती है, और वहीं जब ठंडी वायु सतह पर आकर बैठती है तो वायु दाब में वृद्धि होती है। तो इससे क्या समझा आपने कि प्लेस को अगर हमने फिक्स किया तो उपध्रुवीय क्षेत्र में कभी निम्न वायु दाब तो कभी उच्च वायु दाब का विकास होता है। तो ये वायु दाब में होने वाला स्थानिक परिवर्तन है या कालिक परिवर्तन, तो कहेंगे ये वायु दाब में होने वाला स्थानिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसका संबंध उपध्रुवीय क्षेत्र से है और समय के साथ यहाँ वायु दाब में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उपध्रुवीय क्षेत्र में जो वायु दाब में परिवर्तन होता है उसका संबंध कालिक परिवर्तन से। इसलिए यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ निम्न वायु दाब के विकास के बाद उच्च वायु दाब का विकास होता है। अब कहेंगे तो इसका मतलब जब ठंडी वायु सतह पर बैठेगी तो क्या वहाँ उच्च वायु दाब कटिबंध का विकास हो जाएगा? नहीं, बल्कि वहाँ ठंडी वायु के सतह पर बैठने पर भी जो वहाँ हाई प्रेशर बनेगा वह इन दोनों की तुलना में लो प्रेशर होगा, यानी वहाँ का वायु दाब कम होगा। जो हम ठंडी वायु के सतह पर बैठने के कारण उच्च वायु दाब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो रिलेटिव टर्म किसके तुलना में, जब यहाँ गर्म वायु के ऊपर उठने से लो प्रेशर बनता है उसकी तुलना में। तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैसे आप अपनी सारी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। पहले आप अगर वायु दाब कटिबंध पर प्रश्न पूछा तो सबसे पहले आपको क्या समझाना है कि पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायु दाब की पेटियों का विकास हुआ है, ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ किए। उसके बाद क्या समझाना है कि यदि तापमान वायु दाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तो इस पृथ्वी की सतह पर 3 तापीय जनित वायु दाब की पेटियों का विकास होता। और उसके बाद इस लाइन को कैसे स्पष्ट करेंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु के आरोहण से निम्न वायु दाब कटिबंध का विकास होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यंत कम तापमान होने के कारण ठंडी वायु के सतह पर बैठने से उच्च वायु दाब का कटिबंध, उच्च वायु दाब कटिबंध या उच्च वायु दाब के क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ तक आपने तापमान के प्रभाव को बता दिया, लेकिन उसके बाद आएंगे कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण जो विषुवत रेखीय क्षेत्र से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ध्रुवों की ओर जाती है, उसका ही उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवरोहण होने से उच्च वायु दाब कटिबंध का विकास होता है। और इस उच्च वायु दाब कटिबंध का विकास होने के कारण ही उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब और ध्रुवीय उच्च वायु दाब के क्षेत्र के मध्य में उपध्रुवीय निम्न वायु दाब का विकास होता है, और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब से चलने वाली गर्म वायु और ध्रुवीय उच्च वायु दाब से चलने वाली ठंडी वायु का अभिसरण होने के बाद जब हल्की गर्म वायु अर्थात हल्की वायु का आरोहण होता है तो वायु दाब में कमी आती है, और वहीं ठंडी वायु जब सतह पर बैठती है तो वायु दाब में वृद्धि होती है। इस प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्र में उपध्रुवीय क्षेत्र के वायु दाब कटिबंध में निम्न वायु दाब के बाद उच्च वायु दाब का विकास होता है, अर्थात वायु दाब में कालिक परिवर्तन होता है। अब ये क्या हो गया, इस प्रकार आप कंक्लूड कैसे करेंगे कि इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायु दाब की पेटियों में 3 तापीय जनित वायु दाब कटिबंध है, यानी विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब और ध्रुवीय उच्च वायु दाब के क्षेत्र का विकास तापमान के कारण होता है, और वहीं 4 यांत्रिकी जनित वायु दाब कटिबंध की पेटियों का विकास होता है, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब कटिबंध का विकास पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से वायु का अवरोहण होने के कारण होता है, और उपध्रुवीय क्षेत्र का विकास गर्म और ठंडी वायु के अभिसरण के बाद वायु के आरोहण के कारण होता है। तो आपने क्या कर दिया,
आंसर कैसे फ्रेम किया कि अगर वायु दाब के नियंत्रक की बात कर रहे हैं तो पहले वायु दाब को परिभाषित किया, फिर उसके बाद ऊंचाई के प्रभाव को आधार बनाते हुए पहले स्पष्ट कर दिया कि कैसे ऊर्ध्वाधर तल में वायु दाब में परिवर्तन होता है, फिर क्षैतिज तल में परिवर्तन के लिए हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कॉल, कटक, द्रोणी, इन सब का डायग्राम बना के केवल नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे? तापमान की। तापमान के बाद फिर किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की, घूर्णन की। और इन दोनों की बात करके आप इस किससे कंक्लूड कर दिए? वायुदाब कटिबंध से, प्रेशर बेल्ट से। और अन्य कारक की बात करें तो फिर आप जलवाष्प की, कि जलवाष्प की मात्रा वायुदाब को निर्धारित करने वाला एक ऐसा कारक है जिसका नगण्य प्रभाव होता है, और फिर वहाँ उसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर प्रश्न कर रहा है प्रेशर बेल्ट से तो आप ऐसे प्रेशर बेल्ट से जोड़ सकते हैं। तो एक लाइन में अगर आपसे कंक्लूड करने के लिए कहा जाए तो पहले अभी यहाँ तक की बातों में हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु के आरोहण से निम्न वायुदाब का विकास होता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से वायु का अवरोहण होने पर उच्च वायुदाब का विकास होता है। उपध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय उच्च वायुदाब और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से आने वाली हवाओं के अभिसरण के बाद आरोहण के कारण निम्न वायुदाब का विकास होता है। और ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यंत कम तापमान होने के कारण ठंडी वायु के अवरोहण से उच्च वायुदाब का विकास होता है। यानी प्रेशर बेल्ट को एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना हो, यानी क्वेश्चन इसकी जगह आपने कंक्लूड करके क्या किया, इसका कंक्लूजन अभी आपने दिया कि अगर प्रश्न पूछा कि वायुदाब के नियंत्रक यानी वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारक और वायुदाब कटिबंध के संबंध को स्पष्ट करें, तब यही वायुदाब कटिबंध के वायुदाब के नियंत्रक में तापमान और पृथ्वी की घूर्णन, इनको यहाँ पर आधार बनाना है और इसको वायुदाब कटिबंध प्रेशर बेल्ट से जोड़ देना है। यहाँ तक की बात तो अभी हो गई। अब इसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, यानी पहले जितनी बातें आज हमने बताई हैं उसको ऐसे अरेंज कीजिएगा कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं और वायुदाब का वायु की सघनता से सीधा संबंध होता है, उसे ध्यान में रखकर फिर आप जलवाष्प दाब किसे कहते हैं, जलवाष्प दाब का वायुमंडलीय आर्द्रता से सीधा संबंध क्यों होता है, और जलवाष्प दाब का समान तल पर वायुदाब से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध कैसे होता है। इसको समझने के बाद ऊंचाई बढ़ने के साथ जो वायुदाब में कमी आती है उसको अरेंज कीजिएगा। फिर तापमान और वायुदाब में किस प्रकार का संबंध है, पहले डायबेटिक प्रक्रिया फिर एडियाबेटिक प्रक्रिया के आधार पर इसे पहले समझिएगा। फिर उसके बाद तापमान अगर एकमात्र कारक होता है तो सतह पर 3 प्रेशर बेल्ट बनता है, लेकिन 3 नहीं बल्कि 7 प्रेशर बेल्ट बना है, तो फिर टॉपिक को वायुदाब कटिबंध से जोड़िएगा। फिर दूसरे फैक्टर पे आ जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन को समझना है कि अर्थ के रोटेशन से जो अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है उससे प्रेशर बेल्ट कहाँ बन रहा है। यहाँ तक की बातों को जब आप अरेंज कर लीजिएगा तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब टॉपिक बिगिन करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि आखिर का जो प्रेशर बेल्ट है ये दाब कटिबंध, इसका कंक्लूजन के रूप में दाब कटिबंध का विकास होता है या पृथ्वी की असमांगी सतह होने के कारण कैसे ये प्रेशर बेल्ट की जगह उच्च और निम्न वायुदाब की कोशिका का विकास होता है। यानी जो ये प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट है इससे वास्तविक जगत से पृथ्वी की सतह के संदर्भ में देखेंगे कि यह कॉन्सेप्ट कहाँ तक प्रासंगिक है, क्यों हम वायुदाब कटिबंध को आइडियल प्रेशर बेल्ट कह रहे हैं। फिर उसके बाद इसी टॉपिक को जोड़ना है वायुदाब कटिबंध का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्या संबंध है। तो नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन का टॉपिक है वायुदाब कटिबंध को हम आइडियल प्रेशर बेल्ट क्यों कहते हैं और वायुदाब कटिबंध का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्या संबंध है। जब वहाँ तक पहुँच जाइएगा तब जाकर आपके पास एक सेंस बनेगा, तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुदाब कटिबंध और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तो एक जाकर एक बेसिक लेवल पे जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होगा, तब उसे आधार बनाकर आगे बढ़ना है। तो फिर मिलते हैं।
धन्यवाद।